जितेंद्र महाबुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 60 मिनट में आपको दिखाएंगे 60 खबरें। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर के एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रिया के भाई शोविक को गिरफ्तार कर लिया है। सैमुअल मिरांडा को भी अरेस्ट किया गया है। हालांकि इससे पहले एनसीबी ने कहा था कि आज कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन देर शाम एनसीबी ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें कि शुक्रवार की सुबह पहले उसके घर पर एनसीबी ने रेड की थी और वो पूछताछ के लिए शोविक को साथ लेकर के गए थे। और एनसीबी के उपनिदेशक केपीएस मल्होत्रा ने यह कहा था कि शोविक को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। सुबह से ही रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक पर अब गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक रही थी। और रिया के घर पर छापेमारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने शोविक चक्रवर्ती को अपने साथ वो ले गई थी और शोविक के ड्रग्स पेडलर के साथ बिठा करके उससे पूछताछ की गई थी। एलएसी पर उकसावे की हरकत करने वाले चीन पर निशाना साधते हुए भारत के शंघाई सहयोग संगठन के इस बैठक के दौरान वहां पर निशाना साधा गया है और मंच से दो टूक लहजे में यह कहा गया है कि शांति के लिए आक्रामक रवैये ठीक नहीं है, मतभेदों को दूर करने के लिए आपसी भरोसा जरूरी है। और रूस के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को चीन का नाम लिए बिना यह कहा है कि एक दूसरे के प्रति विश्वास, गैर आक्रामकता और संवेदनशीलता का माहौल एससीओ क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अहम है। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच बीते कल थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह लद्दाख के दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने पूरी रात सेना के कैंप में ही बिताई। तनाव के बीच हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे थल सेना प्रमुख ने यह कहा है कि वो लेह के कई इलाकों में गए और अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने यह भी बताया कि जवानों का मनोबल ऊंचा है और वो हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसको लेकर के रक्षा विशेषज्ञ राहुल भोसले ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तनाव के बीच सेना प्रमुख का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल एम नरवणे जी ने जो बयान दिया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बयान है और वो एक नपातुला बयान है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारतीय सेना जो भी चैलेंजेस इस हाई एल्टीट्यूड एरिया में जो अग्रिम क्षेत्र माना जाता है उसमें उनको सहन करने की शक्ति है और उनको पार करने की उनके पास सहनशीलता और सक्षमता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय सेना जो लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड एरिया में लड़ाई करने के लिए हमेशा सक्षम रही है, अभी भी नहीं, पिछले कई दशकों से इस एरिया में ऑपरेट कर रही है और उनको इस एरिया में ऑपरेट करने का पूरा अनुभव है। अभी तक यही इरादा था कि चीन जो डिप्लोमेटिक वारदात की तरह से इस समस्या को उलझाए, लेकिन जब ऐसा नहीं लग रहा है और जब चीन ने और भी कुछ हरकत पैंगोंग त्सो के दक्षिण क्षेत्र में करने की कोशिश की तो भारतीय सेना ने उसको पहले ही नाकामयाब कर दिया। और ये आर्मी चीफ का बयान बहुत ही सही जो बयान दिखाता है कि हमारी जो सेना है, हमारी सेना के जवान मोराल हाई है और आगे कोई भी चैलेंज आएगा उसको वो पूरी तरह। भारत और चीन में सीमा पर तनाव जारी है और इसी बीच अब हिमाचल प्रदेश से लगते तिब्बत बॉर्डर पर तिब्बती विशेष सीमावर्ती बल यानी कि टीएसएफएफ की तैनाती की जा रही है और जवानों को वहां पर भेज दिया गया है। हिमाचल के किन्नौर और लाहौल स्पीति में लगती हुई चीन की सीमाओं पर तैनाती के लिए एसएफएफ के जवान रवाना हो गए हैं और शिमला पहुंचने पर तिब्बत समुदाय के लोगों ने इनका जोरदार स्वागत किया और सीमा की सुरक्षा करने के लिए सैनिकों की हौसला अफजाई की गई है। तिब्बती समुदाय के बच्चों, महिलाओं से लेकर के बुजुर्गों ने शिमला में पहुंचने पर सैनिकों का अभिवादन वहां पर किया। ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है बीते हुए समय में 1960 के करीब में या 1970 के करीब में ये स्थापित हुआ था भारत सरकार के आदेश अनुसार। कितना इम्पोर्टेंट है टू बूस्ट देयर मोरल। हाँ, ये बहुत ही अनिवार्य है, खास तौर से हमारे जो
यहाँ के वर्तमान स्थिति में चीन और भारत के जो फ्रंटियर के हिसाब से, जो हमारे बॉर्डर लाइन के हिसाब से चीन की ओर से अतिक्रमण करने की कोशिश जो है, फिंगर 1 से लेंगे फिंगर 8 तक जो अभी विवाद चला हुआ है, जो उनके ओर से अतिक्रमण करने की योजना चला हुआ है, उनकी ओर से कूटनीति चला हुआ है, षड्यंत्र चला हुआ है, इस पर भारत सरकार के बीते हुए समय में या विद इन टाइम के अनुसार जो हमारे भारत सरकार के उनसे बड़े बड़े जो मिलिट्री फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनसे वार्तालाप किया था, लेकिन ये फल बिल्कुल निराधार के रूप में उन्होंने कभी स्वीकारा नहीं है। लेकिन उनका जो है षड्यंत्र और गलत सोच जो है उनका ये है कि विस्तारवादी नीति को हमेशा अपनाने की सोच जो है, फिलहाल के लिए रोक लगाने के लिए हमारे भारत सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से आदेश मिलने के पश्चात जो स्पेशल बटालियन फोर्स जो है, विकास बटालियन जो है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है, अब पेंगोंग लेक सीधे जाके यहाँ से 878.5 किलोमीटर की दूरी पर पेंगोंग लेक सीधे जाएंगे, वहाँ पे मोर्चा संभालने के लिए रेडी है। अच्छा, आज के दिन हमारा ऊपर किन्नौर के बॉर्डर में तिब्बत की बॉर्डर अभी चीन के कब्जे में हमारा तिब्बत, वहीं पे हमारा आर्मी चल रहा है, तिब्बतियन का आर्मी, इसलिए हम लोग काटा करके उनको वेलकम के लिए यहाँ पर आया। वो भी हम क्योंकि हमारा देश भी चीन के कब्जे में है, इसलिए हम भी उनको वेलकम के लिए, उनको सपोर्ट के लिए हम लोग लामा लोग, हमारा तिब्बतियन लोग सब यहाँ आ गए। इसलिए हम उनके सपोर्ट के लिए हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, दिल में तो बहुत करने के लिए कोशिश बहुत है, फिर भी पर इतना हम यहाँ वेलकम के लिए आया, बाद में भी क्या चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने यह कहा है कि बिहार में 29 नवंबर से पहले ही चुनाव करा लिए जाएंगे और सही वक्त पर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनावों के साथ ही देश में 64 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि एक साथ ही चुनाव होने से सीएपीएफ समेत अन्य कानून और व्यवस्था बलों के मूवमेंट में आसानी होगी। मुंबई की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से तुलना करने के बाद अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 9 सितंबर को वो मुंबई जाएंगी और अगर किसी में हिम्मत है तो उन्हें रोक ले। कंगना रनौत ने यह बयान उस समय दिया है जब उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से की और उन्हें कई सोशल मीडिया यूजर और बॉलीवुड सितारों की आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि कंगना रनौत बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और वो कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय भी रखती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में शुरू से ही मुंबई पुलिस की आलोचना हो रही है और वहीं अब कंगना रनौत के ट्वीट से राजनीतिक जगत में हलचल पैदा हो गई है। इसको लेकर के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। आपने देखा होगा कोरोना की परिस्थिति में किस प्रकार से हमारे पुलिस दल ने संक्रमण को रोकने के लिए काम किया। 165 हमारे पुलिस शहीद हो गए और ऐसी हालत में हमारे पुलिस के बारे में कोई फिल्मी कलाकार इस प्रकार का बयान देता है तो हम उसका धिक्कार करते हैं और पूरा महाराष्ट्र, पूरी मुंबई, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस के हाथ में सुरक्षित है। और जिनको इस प्रकार का बयान जिन्होंने दिया और वो समझते हैं कि मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है। वहीं कंगना रनौत के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत का फिर से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की है। मुंबई ने आपको नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दिया है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे ही आप यहां पर रहती हैं और उसी पुलिस पर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगी तो ये कौन से नीति नियम में है? कि नहीं देते, सबको मालूम है। धमकी, इशारा, ये हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, अगर हमको एक बात कोई अच्छी नहीं लगती तो हम बोल देते हैं, सड़क पर उतरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए, मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दी है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है। आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे
सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और कंगना के आरोपों पर शिवसेना नेता संजय राउत ने यह कहा है कि मुंबई को भला बुरा कहना किसी को शोभा नहीं देता है, क्योंकि इस शहर ने किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं किया है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर अब जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने संजय राउत को घेरा है। देखिए, संजय रावत जी एक राज्यसभा के सदस्य हैं, सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड के मामले के बाद मुझको लगता है कि वो डिरेल हो चुके हैं, पॉलिटिकल डिरेल हो चुके हैं। जिस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, तो मैं संजय रावत जी से पूछना चाहता हूं कि बम्बई उन्हीं का है क्या? मुंबई सबका है, बिहार भी सबका है। घमंड में मत रहो संजय रावत जी, किसी का बपौती नहीं कह दे हम बम्बई है मेरा है। निश्चित कंगना रावत ठीक बोली है। अब उसको कहा जाता है कि मुंबई से जाओ, ये तो थ्रेट न देना हुआ। यानी कि जो लोग कलाकार है, फिल्म आर्टिस्ट हैं, फिल्मी कलाकार, वो कहां रहेंगे? कहां रहेंगे बताइए आप? सच बोल रही है, वो बता देते हैं आपको। ये लोगों को हरास कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में कंगना रनौत के ट्वीट ने एक और राजनीति में उठापटक तेज कर दी है, तो वहीं राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है और लगातार राजनेताओं की बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसको लेकर के अब कांग्रेस नेता सचिन सावंत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कंगना के ट्वीट के पीछे पर्दे पर बीजेपी काम कर रही है, और क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी, जुबान खामोश क्यों? आपके जेल आईजी ने कबूल कर लिया कि माननीय लालू प्रसाद जो सजा याफ्ता हैं, उनसे बाहरी लोगों की मुलाकात करवाई जा रही है, राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं, एसओपी का उल्लंघन हो रहा है, जेल मैनुअल का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन। कानून अपना काम करता है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार के आरोपी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी परीक्षाओं के रिजल्ट में कथित देरी को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को युवाओं के रोजगार से जुड़ी हुई इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मोदी सरकार रोजगार बहाली, परीक्षा के परिणाम दो और देश के युवाओं की समस्या का समाधान दो। राहुल गांधी ने ये कमेंट एक खबर शेयर करते हुए किया है, जिसमें कहा गया है कि अगस्त में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर के 8.4% पहुंच गई है और जुलाई में देश में लेबर फोर्स की संख्या 42.4 करोड़ थी, जो अगस्त में बढ़कर 42.8 करोड़ हो गई है। और इस बढ़ोतरी से बेरोजगारी की संख्या भी बढ़ी है और संख्या जो है 3.2 करोड़ से बढ़कर के 3.6 करोड़ हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पूनिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है और क्या कहा है पीएल पूनिया ने वो आपको सुनवाते हैं। समिट, उसमें जो अपनी बातें, बहुत सी बातें कही है, लेकिन एक बात ये भी कहा है कि कोरोना संकट ने बहुत चीज़ों को प्रभावित किया है, लेकिन हमारी एस्पिरेशंस, हमारी आकांक्षाएं, उनको नहीं किया। आकांक्षा सब में रहती हैं, नौजवानों में, जो मजदूर हैं उनमें है, जो छोटे व्यापारी हैं उनकी आकांक्षा है, लेकिन इनकी आकांक्षाएं थी तो कोई पूरी नहीं हुई। मुहैया कराना चाहिए। जब ये करेंगे, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, तो डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो इंडस्ट्री चलेंगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, तो एक साइकिल चल रही, इकोनॉमिक साइकिल चलती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी को रिवाइव भी किया जा सकता था। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। जो चाहे नोटबंदी हो, फिर जीएसटी जिस तरह से लागू किया गया हो, अब नोटबंदी पूरी तरह से हर एक्टिविटी को बंद कर दिया गया हो, ये ऐसे कदम है सरकार के जिससे इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एक वीडियो उनका जारी हुआ था जिसमें सरकार कहती है कि वो फ्री हैं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि वो फ्री है, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन उनको घर से बाहर
चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि घर से बाहर मुझे नहीं निकलने दे रहे हैं। तो ये गंभीर बात है। सरकार के सामने सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत बयानी करती है, झूठ बोलती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में एक बार फिर से ठंडी हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हमला हुआ है और एक के बाद एक कई बम उनके घर पर फेंके गए हैं। इतना ही नहीं, उनके घर के बाहर ही माता का मंदिर भी है और उस मंदिर पर भी बमबारी की गई है। इसी को लेकर के अब बीजेपी नेता ममता सरकार पर हमलावर हैं। दरअसल बंगाल पुलिस ने बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के खिलाफ केस भी दर्ज किया है और इसे लेकर के अब सांसद अर्जुन सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे घर पर तो बम फेंके तो फेंके, मेरे घर के बाहर मां शीतला के मंदिर पर भी हमला हुआ है। जिहादियों का सपना है कि बंगाल हिंदू मुक्त हो, लेकिन याद रखिए कि यदि हिंदू ने शस्त्र उठा लिए तो अखंड भारत बनाकर दम लेंगे। भारत और चीन के बीच एलएसी पर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। इस बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह दावा किया है कि चीन ने अपने रूस निर्मित सुखोई विमानों को तिब्बत बॉर्डर पर तैनात किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि हमें जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। बता दें कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ की कोशिशों के बाद भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता लगातार चौथे दिन भी बेनतीजा रही। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में 15 सितंबर 2020 तक राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों का पंजीकरण जारी रहेगा और बैठक में 10 सितंबर से राज्य में बड़े मंदिरों और धार्मिक स्थलों को खोलने का भी निर्णय लिया गया है। भाषा, कला और संस्कृति विभाग इस संबंध में मानक संचालक प्रक्रिया यानी कि एसओपी तैयार करेगा और बैठक में कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए क्वारंटीन अवधि को 14 दिन से घटाकर के 10 दिन करने का निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन अपने संबंधित क्षेत्रों में लोगों द्वारा मास्क और सामाजिक दूरी की अनुपालना सख्ती से सुनिश्चित करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बस ऑपरेटर्स को बड़ी राहत दी है। अपनी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश की आम जनता के हित में और बस ऑपरेटर्स की समस्याओं को दूर करने के लिए यात्री बसों पर लगने वाले मासिक टैक्स को 1 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक पूरी तरह से माफ करने का निर्णय लिया गया है। और वहीं यात्री बसों के संचालन को सामान्य करने के लिए सितंबर का मासिक टैक्स 50% माफ किया गया है। अब प्रदेश में पूरी तरह से पूरी क्षमता के साथ बसें चालू हो जाएंगी और इससे जहां एक और आमजन को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी, वहीं दूसरी ओर यात्री बसों से जुड़े हुए रोजगार भी शुरू हो सकेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई और उसमें एक अहम फैसला लिया गया है। अब ऑप्शनल के जरिए पूर्व सैनिक या उनके परिजनों के अलावा अन्य लोगों को भी नौकरी मिल सकेगी। इसके साथ ही जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की एडवांस बुकिंग के 1,85,00,000 रुपए पर्यटकों को वापस करने होंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल टाइगर रिजर्व बंद किया गया है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जबकि 28 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह हो चुकी है। बीजेपी के नेता लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जोधपुर दौरे से लौटने के बाद सतीश पूनिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं अपने जोधपुर दौरे के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों से मुलाकात की थी। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने मंत्री धर्मसौध पर भी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार के मंत्री ने जो किया उसके चलते दलित परिवारों के बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए और सचिव कृपा शंकर की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करने की मांग उन्होंने की है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने देवी भद्रकाली के सामने माथा टेका और आशीर्वाद लिया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान धनखड़ ने यह कहा है कि किसानों के लिए लाए गए 3 अध्यादेश उनकी आर्थिक आजादी में सहायक होंगे और मंडियां बिल्कुल भी बंद नहीं होंगी। किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा, चाहे वो धान की हो, बाजरे की हो या फिर गेहूं की और सरसों की फसल हो।
कुछ लोग किसान भाइयों में झूठ फैला रहे हैं कि मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी नहीं मिलेगा। अभी धान की खरीदारी बाजरे की आ रही है, एक एक दाना खरीदेंगे, मंडी जो की तो चलेगी, खरीद जो की तो होगी, आगे फिर खरीद आएगी गेहूं की, वो भी जो की तो होगी, सरसों की खरीद भी जो की क्यों होगी। ये 3 अध्यादेश जो लाए हैं वो किसानों की आज़ादी की, आर्थिक आज़ादी के अध्यादेश हैं। इनका विरोध करना किसान की आर्थिक आज़ादी को रोकना है, झूठ फैलाकर विरोध करना है। क्योंकि श्यामगढ़ में जो खरबूजे बेचते हैं, आपके यहाँ जो सड़क पर किसान अमरूद बेचता है, सड़क के किनारे कोई अपना शहद बेचता है, रामनगर में कोई अपना शहद बेचता है, उन सब के लिए रास्ता खोला है कि कोई किसान डायरेक्ट अपनी बिक्री करना चाहता है अपने सामान को रखकर। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस इन दिनों बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लगातार प्रयास कर रही है। वहीं विभाग ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए मुहिम चलाई है, जिससे पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता भी प्राप्त हो रही है। वहीं इसी संबंध में साउथ एसपी साई कृष्णा थोटा से विशेष चर्चा की गई। साई कृष्णा थोटा जी, साउथ एसपी, बढ़ते अपराधों को लेकर क्या अंकुश लगा जा रहा है और क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आज से उनसे विशेष चर्चा करते हैं। सर, एनबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। सर, जैसे अभी जनता से अपील की गई है मैसेज द्वारा, वीडियो के द्वारा, जो बढ़ते अपराधों को, चोरी की घटनाएं हो रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, जैसे लॉकडाउन में क्योंकि बाहर लोगों का आवागमन रिस्ट्रिक्टेड था तो चोरी की घटनाएं कम थी। तो अभी धीरे इकोनॉमी खुलने की वजह से और लॉकडाउन खुलने की वजह से चोरी की घटनाओं में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। कंपैरेटिव है ये, पिछले 1-2 साल से यदि आप देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में इनफैक्ट कम ही है। दो हमको ऐसा लग रहा है कि चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। तो इस संबंध में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हम लोग जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी इस चीज़ को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे पास सीसीटीवी का डेटा होता है और जैसे मोटर व्हीकल्स का जो भी रजिस्ट्रेशन का डेटा होता है, वो सारा यूज़ करके हम लोग कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रहे हैं कि चोरी के वाहन वगैरह कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। उसी के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी तकनीक का यूज़ करके चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और अब आप देख ही रहे हैं, पिछले 3-4 दिन में काफ़ी सारी चोरियां पकड़ी गई हैं। अराउंड 10 मोटरसाइकिलें जब्त पकड़ी गई हैं। काफ़ी बड़ी चोरी का खुलासा अशोका गार्डन में हुआ है। रातीबड़ में एक अच्छी कार्रवाई हुई है। जो नकबजनी कार्रवाई जो नकबजनियाँ हुई थी बड़ी, वो सारी खुल चुकी हैं। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो मोरलेस जो भी क्राइम्स घटित हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है और सॉल्व कर लिया है। सर, हाल ही में अभी जो अशोक गार्डन थाने कार्रवाई करी है, जो एसी चोर पकड़ा है, उसमें से कोई बाइक चोर भी हैं क्या? अभी इस चीज़ उनकी पूछताछ की जा रही है, उनका रिमांड लिया जाएगा, तो इसमें पूछताछ पे ये तथ्य और सामने आएंगे। सर, इन लोग पे कई और भी थानों में अपराध पंजीबद्ध है? इनमें अभी तो 3 अशोका गार्डन के थाना में ही अपराध पंजीबद्ध मिले हैं। इसके अलावा अभी और जानकारी एकत्रित की जा रही है। सर, जैसे ई चालन द्वारा जो अभी कार्रवाई की जा रही है, जैसे कोर्ट द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा? नहीं, तो ई चालान में यूजुअली ये होता है कि एक बार हम लोग चालान पेश कर देते हैं तो लोग जो है इस पर कंप्लायंस नहीं देते हैं। तो इसी तौर पे जो आपने कहा, एक फ़ाइन को एग्जैजरेट करके लेने का नॉन कंप्लायंस पे जो कार्रवाई है ये जारी हो रही है। बेटे के पार्थिव शरीर को विदेश से भारत लाने के लिए सरकार से माता पिता की गुहार लगाने के बाद 22 दिन बाद हिमांशु पलड़िया का शव मलेशिया से भीमताल ब्लॉक के बेरीजाला उनके घर पर पहुंचा और शव के घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मां अपने लाडले के शव को देखकर बेसुध हो गई और इसके बाद गमगीन माहौल में रानीबाग चित्रशिला घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस उनकी शव यात्रा में बीजेपी मंडल अध्यक्ष मनोज भट्ट समेत तमाम ग्रामीण भी मौजूद रहे। पंजाब के पटियाला में अलग अलग विभाग के कर्मचारियों ने दफ्तरों के बाहर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और इस बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा विभाग के कर्मचारी परमजीत सिंह ने यह बताया है कि हमारा आज का धरना प्रदर्शन सरकार द्वारा 2004 के बाद की गई सरकारी भर्ती पर एनपीएस लागू करने को लेकर की है। और परमजीत सिंह ने यह बताया है कि इस नोटिफिकेशन के लागू होने के बाद किसी भी विभाग में 2000 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों की पेंशन नाम मात्र रह जाएगी। मध्य प्रदेश के कटनी में वन मंत्री के पैर छूते हुए एक टीआई का वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें पुलिस महकमे में
इस वीडियो का खासी किरकिरी हो रही है और मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह कटनी के बरही वन परिक्षेत्र बगदरा पहुंचे थे। उनके साथ बीजेपी विधायक संजय पाठक भी थे और इसी दौरान पुलिस की वर्दी पहने हुए बरही थाना प्रभारी शंकर सिंह ने मंत्री विजय शाह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के चलते लंबे समय से बंद पड़े पार्कों की रौनक एक बार फिर से लौटने लगी है। दरअसल अनलॉक 4 के निर्देशों के मुताबिक गुजरात के अहमदाबाद में कल फिर से पार्क खुल जाएंगे और जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। पार्कों की सफाई भी की जा रही है, बेंचों को सैनिटाइज किया जा रहा है, घास काटी जा रही है। वहीं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हेरिटेज रिक्रिएशन कल्चरल कमेटी में एंड पार्क एंड ग्राउंड में एंड गार्डन के चेयरमैन जिग्नेश पटेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अहमदाबाद के सभी गार्डन 2 से 3 बार सैनिटाइज किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सभी के लिए गाइडलाइन का पालन करना होगा। जिस तरीके से जो पार्क पहले कोरोना की वजह से बंद थे, पार्कों को नहीं खोला जा रहा था ताकि कोरोना का संक्रमण ना बढ़े, इसी को देखते हुए अब पार्कों को खोलने की अनुमति दे दी गई है और उसी की तैयारियां की जा रही हैं। पार्कों में सफाई की जा रही है, सैनिटाइजेशन का काम लगातार किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यूपी के बांदा में परीक्षार्थियों की समस्या को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश रेलवे के आदेश पर 5 स्पेशल ट्रेन का आवागमन शुरू किया गया है, जिसको लेकर के संबंधित रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए सारी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। और वहीं उत्तर मध्य रेलवे ने शासनादेश जारी करते हुए यह भी कहा है कि इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रा करें। बता दें कि बांदा रेलवे स्टेशन में आने वाली स्पेशल ट्रेन कानपुर से होकर के चित्रकूट तक चलाई गई है, जो कि लगभग 2:30 बजे बांदा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और जहां पर ट्रेन के आने से लोगों में काफी उल्लास का माहौल भी देखा गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और कोरोना और छात्रों के मुद्दे पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में होने वाली परीक्षाओं को रद्द किया जाए और साथ ही स्कूलों की फीस भी माफ करवाने की उन्होंने मांग की है। लेकिन इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। झांसी के इलाहिट चौराहे पर पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 3 साल की बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिला है और पूरी घटना पर पुलिस का कहना है कि बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी गला दबाकर की हत्या की गई है। और लखीमपुर खीरी जिले में 20 दिन में ये रेप की तीसरी वारदात है और बच्ची बुधवार से गायब थी और गांव के पास ही उसका शव मिला है। सिर पर चोट के निशान भी देखे गए हैं और बच्ची के पिता ने अपनी शिकायत में गांव में रहने वाले लेखराम पर आरोप लगाया है कि उनका आरोप है कि पुरानी दुश्मनी में उनकी बेटी को किडनैप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। वहाँ पे पहुंची और अन्य टीमें आ ही रही थी रास्ते में कि उसी दौरान गन्ने के खेत की तरफ जो है मृत भागता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद जो उसने पुलिस पे फायर भी किया। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार।
सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार इस संकट से निपटने के लिए तमाम कदम उठा रही है। इसी तरह धारचूला में कुछ संगठनों ने मिलकर रविवार तक बंदी की घोषणा की है, जिसका पहले दिन व्यापक असर देखने को मिला है। व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने यह बताया है कि स्थानीय धारचूला के कुछ लोगों में संक्रमण मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है, जिसके चलते संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा हुआ है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धारचूला व्यापार मंडल, जौलजीबी व्यापार मंडल, बलुआकोट व्यापार मंडल, बरम व्यापार मंडल, सीमांत क्षेत्र के संपूर्ण व्यापार मंडल के शाखाओं ने लगातार कोरोना वायरस से बचाव के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। इसलिए सभी संगठन, प्रधान संगठन से लेकर रंग कल्याण संस्था और टैक्सी यूनियन ने हमें अपना पूर्ण सहयोग दिया है, जिसके लिए हम संपूर्ण क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, संक्रांत व्यक्तियों से अनुरोध करते हैं। 3 और 4 करके पॉजिटिव आए थे, तो ये हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें पॉजिटिव आए थे। उस वजह से हमें, ताकि इसका हम स्प्रेड ज़्यादा ना हो, इस वजह से हमें लॉकडाउन के लिए मैं सिफारिश करी और प्रशासन का सहयोग था, तो प्रशासन ने इसमें लॉकडाउन लगाया। अभी हमारा संडे तक का लॉकडाउन है। इसके अलावा हमारी सैम्पलिंग बढ़ा दी हमने काफ़ी ज़्यादा, और डेली सैम्पलिंग हो रही है। अभी 2 दिन से तो हमारा यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन अभी सैम्पलिंग जितनी हमने बढ़ा दी है, जो पॉजिटिव आए हैं उनके प्राइमरी। बिहार की सिवान जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और ये सफलता तब हाथ लगी जब गुप्त सूचना के आधार पर बड़हरिया थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में छापेमारी करके 7 कुख्यात अपराधियों को धर दबोचा गया। ये कार्रवाई एसटीएफ और सिवान पुलिस ने संयुक्त रूप से की है। अपराधियों के पास से एक लोडेड पिस्टल, 3 देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस, 4 खोखे और 1 अपाचे बाइक, 10 मोबाइल और लूट की 25,000 नगद कैश भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बार और क्लब खोले जाने के आदेश अब जारी कर दिए हैं। राज्य भर में अब ये सामान्य रूप से संचालित होंगे। सरकार ने जारी आदेशों में यह कहा है कि सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक ये खुल सकेंगे और इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में बार और क्लब पहले की तरह ही बंद रहेगी। इससे पहले राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के चलते वीकेंड लॉकडाउन खत्म करने का भी ऐलान किया था और अब राज्य ने सिर्फ रविवार को ही बाजार और दफ्तर अब बंद रहेंगे और बार खोले जाने को लेकर के सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा। इसके तहत बार काउंटर ग्राहक को शराब नहीं परोसी जाएगी। मसूरी देहरादून मार्ग अभी भी लगातार पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से बंद हो रहा है, लेकिन मौके पर खड़ी जेसीबी लगातार रोड खोल रही है, जबकि वाहनों को बड़ी सतर्कता से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि पहाड़ी से पत्थर लगातार गिर रहे हैं और वहीं वाहनों को एक एक करके निकाला जा रहा है क्योंकि पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है और वाहनों को आते जाते समय भी पत्थर गिर रहे हैं। और मालूम हो कि 3 दिन से रोड बंद होने के बाद पिछले शाम को रोड खुला था और उसके बाद भी एक बार फिर से मलबा आने से रोड बंद हो गया था, जिस पर जेसीबी ने तत्काल रोड को खोल दिया था। हरियाणा के सोनीपत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एएनबी न्यूज आपको लगातार अलर्ट कर रहा है कि अगर आप सफर करते वक्त किसी भी ढाबे पर खाना खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सोनीपत में हाईवे पर स्थित दो ढाबों के अब तक 75 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। पहले सुखदेव ढाबे के कर्मचारी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित पाए गए और उसके बाद अब गरम धरम ढाबे को भी सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां भी 10 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सोनीपत के मुरथल में ढाबे लगातार कोरोना हब बनते जा रहे हैं। अगर जिले की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में सोनीपत में 131 नए मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के तहसील मस्तूरी में शिवनाथ लीलागर नदी के किनारे गांव में बाढ़ का पानी आ जाने से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि दरअसल लगातार वहां पर बारिश हो रही है और बारिश से सैकड़ों एकड़ धान की फसल नष्ट हो चुकी है। वहीं इन गांवों का आंकलन अगर किया जाए तो लगभग 1000 एकड़ के आसपास
ये जगह होगी, लेकिन वहीं सैकड़ों एकड़ खेत में लगे धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और बता दें कि किसानों को प्रति एकड़ 25 से 30 क्विंटल की उत्पादन अपने खेतों से आने की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में मां नर्मदा के तट पर सैकड़ों की संख्या में साधु संत बैठकर आराधना करते हैं। दरअसल गणेश जी विसर्जन करने के एक दिन बाद पितृ मोक्ष पूर्णिमा आती है और उसी दिन से 16 श्राद्ध और कड़े दिन भी शुरुआत हो जाती है। और बता दें कि पिछले वर्ष मां नर्मदा के तट पर बैठकर हजारों लोग तर्पण के लिए आते थे, लेकिन इस साल कोरोना के चलते लोग अपने घरों में ही पूर्वजों को याद कर रहे हैं और तर्पण कर रहे हैं। और मां नर्मदा के तट पर ही गिने चुने लोग वहां पर तर्पण के लिए पहुंच रहे हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पालन भी किया जा रहा है। और लेकिन इस बार नर्मदा के मेन घाट पर ना बैठते हुए बाजू वाले घाट पर तर्पण करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तर्पण का जो विशेष महत्व है, जो पूर्वजों को सभी भक्तगण नर्मदा तीर्थ पर इस 16 श्राद्ध कड़े दिनों में आकर अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए मैया के चरणों में बैठकर मैया के जल से उनकी प्यास बुझाते हैं, तर्पण करते हैं और घर जाकर पितरों के निमित्त अग्नि द्वारा उनको भोजन जो भी बनता है वह प्रदान करते हैं, जिससे पितृलोक तृप्त होते हैं। तो पितृलोक भी देवताओं से आराधना करते हैं कि हमारे जो परिवार के सदस्य जन हैं जो पृथ्वी लोक में हैं उनको कभी कोई परेशानी ना हो, वे सदा सुखी रहें और उनको इस कार्य का पुण्य लाभ प्राप्त हो। जैसा कि बताया गया है कि पितरों की आत्मा के लिए, शांति के लिए ये पितरों को पानी दिया जाता है। और देख सकते हो आप, देख सकते हो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस के पूरे नियमों का पालन करते हुए पितरों को पानी दिया जा रहा है। ये होशंगाबाद का प्रमुख घाट है। होशंगाबाद से ANB न्यूज़ के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता ने नाडा साहिब के पास स्थित पारस हॉस्पिटल में कोरोना के इलाज का ज्यादा बिल वसूलने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन को पत्र भी लिखा है और रंजीता मेहता ने बताया है कि उन्हें 1 सितंबर को अस्पताल से छुट्टी दी गई। जब उन्होंने बिल देखा तो पाया कि जो टेस्ट किए ही नहीं उनका भी बिल थमा दिया गया। इसमें ECG भी शामिल था। बिहार के छपरा में अलग अलग गांवों में जमकर हुई मारपीट में 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चैनपुर गांव में सालों से चले आ रही जमीनी विवाद में मारपीट हुई, जिसके चलते एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए और वहीं दूसरे पक्ष के 7 लोग भी घायल हुए हैं। वहीं दूसरे मामले में चांद खुदरिया गांव में आपसी विवाद को लेकर के मारपीट में 5 लोग घायल हो गए और दोनों ही विवादों में परिवारों ने स्थानीय थानों में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस ने मामलों की जांच भी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में थाना पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है और पुलिस को मोबाइल से सूचना मिली कि ग्राम खैर झिटी का परमानंद अजगले नामक व्यक्ति अपने घर में अवैध रूप से गांजा बिक्री हेतु रखा हुआ है। और सूचना पर पुलिस ने टीम बनाई और तुरंत आरोपी के मकान में जाकर के तलाशी ली और वहीं तलाशी में मकान से 3 पैकेट गांजा बरामद किया गया है। और बता दें कि गांजे की जो कुल वजन है वो 4 किलो 110 ग्राम पाया गया है, जिसे पुलिस ने बरामद किया है और आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के बलौदाबाजार में गिधौरी थाने में 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो अवैध रूप से 365 किलो गांजा वहां पर बरामद किया गया है। और बता दें कि गांजे की कुल कीमत 18,26,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी। वहाँ पर इस गाड़ी को रोक के फिर तस्दीक किया है। तस्दीक करने पे जो पुट्ठों के बीच में 14 बोरी हमको मिला था, जिसमें तकरीबन 352 पैकेट गांजा था। तौल करने पे वो 365 किलो के आसपास आया और वाहन को और तलाशी करने पे उस पर 2 व्यक्ति बैठे मिले। एक चालक जिसका नाम प्रफुल्ल गौरी और उसके साथ में उसका परिचालक था कृष्णा लीलरे।
यूपी के बदायूं से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर उजानी कोतवाली में तैनात एक सिपाही ने छुट्टी न मिलने पर दरोगा को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार दी। वारदात के बाद कोतवाली में हड़कंप मच गया और आनन फानन में दोनों घायल पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया और बताया जा रहा है कि दरोगा की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलने पर डीएम, एसपी समेत पुलिस भारी बल वहां पर मौके पर पहुंचा और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और रोडवेज के आईटीआई अधिकारी और एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के अधिकारी विक्रम सिंह से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अधिकारी के खिलाफ एक रोडवेज कर्मचारी ने शिकायत की थी और उसे रिमार्क नहीं लगाने और बस की चेकिंग नहीं करने की एवज में 2500 की रिश्वत की मांग की गई थी। रुड़की में पिछले कई सालों से चल रही नकली चाय पत्ती की एक फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई से हड़कंप मच गया है और पुलिस को पुरानी तहसील के पास एक मकान से बड़ी मात्रा में नकली चाय पत्ती बरामद हुई थी। पुलिस ने मकान से 3 केसरी चाय पैकिंग मशीन की बरामद की है और बताया जा रहा है कि फैक्ट्री से लगभग 10 लाख से अधिक की नकली चाय पत्ती बरामद की गई है और पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। फैक्ट्री रुड़की के राजपुताना में चल रही थी। पुलिस द्वारा सूचना मिली थी कि कोई आदमी केसरी ब्रांड से अपनी चाय बना रहा है जिसका ट्रेडमार्क उसके पास नहीं है, तो उसके यहाँ जाया गया और उसका फूड लाइसेंस पूछा गया। उसके पास फूड लाइसेंस भी नहीं था। उनके यहाँ से 2 उनका चाय का नमूना जांच के लिए लैब भेजा गया। कितना माल सर सील किया गया है और मशीनें वहाँ पर हैं? मशीनों को भी 3 मशीन से वो चाय की पैकिंग का काम कर रहे थे और जो भी माल है उसकी कार्रवाई के बारे में सूचना पुलिस वाले। कौन सा ब्रांड था? केसरी ब्रांड के नाम से नकली क्या कहें या केसरी ब्रांड के नाम से बिना ट्रेडमार्क के दूसरे का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करते हुए मालिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किया। मशीनें सर सील की गई है? पुलिस ने सील किया। अशोक कुमार भंडारी सिविल लाइंस के रहने वाले हैं। इनके द्वारा कंप्लेन की गई कि केसरी चाय के वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उन्हीं का ये खुद का अपना ब्रांड है जो उनके द्वारा रजिस्टर कराया गया है और उन्हें सूचना मिली है कि यहीं पहाड़ी बाज़ार के रहने वाला एक व्यक्ति पीयूष गर्ग जो पुरानी तहसील के रहने वाले हैं, इनके द्वारा उनके चाय के रैपर के आर्टिफिशियल रैपर बना करके चाय भर के उनके नाम से बेची जा रही है। इस सूचना पर कॉपीराइट एक्ट और 420 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और पुलिस द्वारा मौके से इनके गोदाम से वो नकली रैपर। वहीं गुजरात के दाहोद में आर्थिक तंगी से परेशान होकर के एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। परिवार में 3 बच्चों समेत कुल 5 लोग थे और इस घटना से इलाके में सनसनी मच गई है। जानकारी के मुताबिक उनके बेटे ने अपनी साली से सोना उधार लिया था और साली उससे बार बार वो सोना वापस करने के लिए कह रही थी, जिससे सैफी भाई काफ़ी परेशान हो गया था। उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और इसीलिए आर्थिक तंगी से परेशान होकर सामूहिक आत्महत्या कर ली है। हालांकि पुलिस इसे आत्महत्या मानते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पुलिस के मुताबिक परिवार के सभी लोगों ने जहर पिया था। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के गांव माकड़ में 13 हाथियों का दल जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों के झुंड ने कई घरों को तोड़ दिया है और वहीं कई एकड़ फसल को भी बर्बाद कर दिया है। 3 मवेशियों को भी घायल किया गया है। ग्रामीण शाम होते ही एक जगह इकट्ठा होकर स्कूल भवन और या फिर पंचायत भवन में शरण लेने के लिए मजबूर हैं और राजपुर के क्षेत्र में गांव करवा के जंगल में भी 10 हाथियों का झुंड वहां पर भ्रमण कर रहा है और रात होते ही भोजन की तलाश में यह हाथियों का दल रिहायशी इलाकों में पहुंच जाता है। महिलाएं रात में अपने छोटे बच्चों को खुद से बांध करके सोती हैं, जिससे जब भी हाथियों की आहट मिले तो बिना समय गंवाए वो अपने बच्चों को लेकर के भाग सकें। अब राजपुर क्षेत्र में हाथियों के लिए रिजर्व कॉरिडोर बनाए जाने की मांग तेज हो रही है। जमे हुए हैं क्योंकि इस समय मक्के के फसल की वजह से हाथियों का जो चारा जो है पर्याप्त मात्रा में जंगल किनारे जो मकई लगाए हैं उस वजह से अभी वहीं जमे हुए हैं। अभी नहीं, वैसे हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है
और अभी गजराज वाहन के साथ हमारा हाथी मित्र दल प्लस पूरे अमला जो है कि उसकी निगरानी में लगे हुए हैं। अभी ऐसे कोई बड़ी नुकसानी नहीं हुई है। एक घर को अभी तोड़ा है और रात में भ्रमण के दौरान एक गाय को भी वही मारा है। बाकी ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं किया है। लोगों को अभी सुरक्षा के बतौर हमने उनको गजराज वाहन के माध्यम से जैसे ही शाम ढलता है उन्हें प्राथमिक शाला भवन, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन। यूपी के पीलीभीत हमरिया तहसील इलाके के गांवों में लगातार वन्य जीवों का आवागमन जारी है। दरअसल मझौला रोड पर भरा पेड़ा गौशाला के पास सड़क पर 3 बाघ सड़क पर चल रहे थे और उसी वक्त कार रास्ते से गुजर रही थी और कार चालक ने बाघों का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया है और वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के गांवों में किसानों में दहशत है, जिसके चलते किसानों ने अपने खेतों पर आवागमन बंद कर दिया है। उत्तराखंड में हरिद्वार के ग्राम पंचायत दौलतपुर से जुड़े गांव जादवपुरी में ग्रामीणों की समस्याओं को एएनपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के प्रमुखता से दिखाया और खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद आज ग्राम पंचायत में वीडियो रुड़की जनता की समस्याओं की सुध लेने के लिए पहुंची और जहां पर ग्राम विकास अधिकारी सुधीर चौहान को ग्रामीणों ने आड़े हाथों लिया और वीडियो रुड़की के सामने ग्रामीणों ने पैसे लेने के ग्राम विकास अधिकारी सुधीर चौहान पर आरोप भी लगाए। उत्तर प्रदेश में मथुरा के थाना मांड क्षेत्र में पानी गांव के राधा रानी मोड़ पर हुए हादसे में दंपति और उनके बेटे की मौत हो गई थी। घटना के दूसरे दिन तीनों के शव को रखकर के ग्रामीणों ने पानी गांव चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया था और पीड़ित हादसे में घायल लड़की के उपचार के लिए मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे थे और मांड थाना पुलिस समेत सुरीर, जमुना पार और वृंदावन पुलिस भी मौके पर पहुंची। करीब 1.5 घंटे तक लगे जाम को एसडीएम मांड डॉक्टर सुरेश कुमार ने मृतक आश्रितों को 5 लाख रुपए, प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना योजना और कार के बीमा से मिलने वाली धनराशि दिलाई जाएगी, ये आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया। उत्तराखंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एक निजी संस्था ने नेशनल लेवल पर आयोजित ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें अव्वल आए छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिया गया और इस मौके पर सभी छात्रों को हौसला अफजाई के लिए सम्मानित भी किया गया। दूसरे राज्यों से बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र और धनराशि हौसला अफजाई के लिए भेजी गई। बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर नेशनल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। हरियाणा के सिरसा की एक दुकान के बाहर लगे एक बिजली पोल में आसमानी बिजली गिरने से आग लगी और इसी के पास बिजली के पोल पर लगे 8 मीटर जलकर के राख हो गए और फायर ब्रिगेड और दुकान मालिक को सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। और वहीं दुकानदार ने सरकार से नुकसान की भरपाई करने की मांग की है और बिजली पोल को हटाने की भी मांग की गई है। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज साइकिल से अस्पताल में भर्ती होने के लिए पहुंचा और दरअसल शहडोल में धर्मेंद्र सेन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो परिवार वालों के साथ वो खुद दहशत में आ गया और पड़ोसी और मोहल्ले वाले मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए दबाव बनाने लगे। वहीं मरीज को मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए फोन आया और कहा गया कि गाड़ी आने में समय लगेगा, लेकिन सभी के दबाव में आकर के मरीज खुद ही 10 किलोमीटर साइकिल चला करके मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए पहुंच गया। यूपी के वाराणसी में थाना सिगरा क्षेत्र में शिवपुरवा के जयप्रकाश नगर कॉलोनी वासियों ने दिन अब अपने वहां पर सुधरने वाले हैं उनके दिन और क्षेत्र में व्याप्त भीषण जलजमाव व गंदगी, रेलवे की ओर वाले रास्ते को बंद किए जाने को लेकर के क्षेत्रीय काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसके बाद आज मामले को गंभीरता से लेते हुए कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव लोगों के बीच पहुंचे और इस दौरान विधायक ने क्षेत्र में हो रही गंदगी से शीघ्र ही निजात दिलाने की बात कही है।
पिछले दिनों खराब हुई कपास की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर के सिरसा के लघु सचिवालय में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें सिरसा के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया और किसानों ने इस मौके पर हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि किसान जब पराली जलाते थे तब सरकार सैटेलाइट की मदद से किसानों पर निगरानी रखती थी, लेकिन अब किसानों की कपास की फसल खराब हो रही है तब सरकार सैटेलाइट खराब होने का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ रही है। जब किसान पीछे पराली जलाता था तो सरकार कहती थी हमारे सैटेलाइट इतने मजबूत है, एक किसान ने भी पराली जलाई तो पता लग जाएगा, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, उसको जेल डाला गया। लेकिन आज पूरे हरियाणा की कपास की फसल, जो सबसे महंगी फसल है किसानों की, वो फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, लेकिन उन सैटेलाइटों का एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो आज हमारी नरमे की फसल जो पूरे हरियाणा की नष्ट हुई है, उसकी स्पेशल गिरदावरी की मांग के लिए ये किसान महापंचायत बुलाई गई है। और इसमें अगर सरकार स्पेशल गिरदावरी की मांग हमारी पूरी नहीं करती है तो सरसा फतेहाबाद का 1.5 लाख किसान, खेत में तो कोई काम नहीं रहा, बिल्कुल 1% फसल नहीं बची है। बिहार के अररिया नगर थाना क्षेत्र में बिना मास्क के गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं है। बता दें कि अररिया रानीगंज मुख्य मार्ग पर परिवहन विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान अब चलाया हुआ है। इस दौरान बिना मास्क के वाहन चला रहे चालकों का चालान भी काटा जा रहा है। इस मौके पर अररिया डीटीओ सबल कुमार भी मौके पर मौजूद रहे और तमाम लोगों को मास्क पहनकर वाहन चलाने की सलाह दी गई और इस दौरान लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। डीटीओ सबल कुमार ने कहा है कि अभियान हर रोज जारी रहेगा। और इसी को जागरूकता लाने के लिए हम लोग सड़क पर उतर करके ये अभियान चला रहे हैं, लोगों को समझाते हैं और जो मास्क नहीं पहने हुए उससे जुर्माना भी करते हैं। तो ये हम मीडिया के से भी अनुरोध करेंगे कि वो यूपी के लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन यानी कि लखनऊ जू अब दर्शकों के लिए शनिवार को भी खुलेगा। शनिवार को लॉकडाउन खत्म होने के बाद लखनऊ चिड़ियाघर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। अब तक लखनऊ चिड़ियाघर सोमवार से शुक्रवार तक खोला जा रहा है और प्राणी उद्यान के निदेशक आर.के. सिंह ने यह बताया है कि रविवार को लॉकडाउन के चलते प्राणी उद्यान पहले की तरह ही बंद रहेगा और अब प्राणी उद्यान सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार तक खुल सकेंगे। उत्तराखंड में नैनीताल का मिल्की वाटरफॉल यानी कि दुधिया झरना इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। कोरोना काल के बाद पर्यटकों की कमी अब धीरे धीरे पूरी हो रही है, जिससे वन विभाग की अर्थव्यवस्था भी सुधर रही है। पर्यटन नगरी नैनीताल से 6 किलोमीटर दूर काला ढूंगी रोड पर बने मिल्की वाटरफॉल को देखने के लिए पर्यटक खींचे चले आ रही हैं और इस वाटरफॉल का निर्माण 2005 में शुरू होकर के 2006 में पूरा हुआ था। बरसातों में बेहद खूबसूरत लगने वाले इस वाटरफॉल ने साल 2019-20 में पर्यटकों से लगभग 90 लाख रुपया कमाया था और फॉल में प्रवेश के लिए कुछ नियम बनाए गए। छोटी सी उम्र में उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित गोमानीवाला निवासी एक बच्चे ने ऐसा काम कर दिखाया है जिसे देखकर हर कोई दंग है। इस उम्र में जब बच्चे चीजों को समझने और पढ़ाई लिखाई में ढंग से कुछ सीख भी नहीं पाते हैं, उस उम्र में 7.5 साल के नवीन तलरेजा ने एजुकेशन एप्लीकेशन बना दी है और बता दें कि इस लर्नटेबल 1 to 10 एजुकेशन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप्लीकेशन से 1 से लेकर के 10वीं तक के पहाड़े और क्विज भी इसमें खेला जा सकता है। अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया है जिसमें उन्होंने आशंका जताई है कि चीन अब दुनिया में मौजूद अपने दुश्मन देशों को अंधा और बहरा करना चाहता है। इसके लिए वो अंतरिक्ष से हमला करेगा और वो अपने रोबोट्स, सैटेलाइट, जैमर और किलर मिसाइलों के जरिए दुश्मन देशों की संचार प्रणाली को ठप करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने इस बाबत 200 पेज की एक रिपोर्ट यूएस कांग्रेस में जमा की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऐसी तकनीक विकसित करने में लगी हुई है जिससे दुश्मन देश किसी भी तरह का हमला या संचार न कर सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भले ही
2 महीने शेष हों, लेकिन चुनावी हलचल तेज हो गई है और पक्ष और विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने रिपब्लिकन पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और डेमोक्रेट ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में राष्ट्रपति भवन का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और विपक्ष ने यह कहा है कि संघीय हित अधिनियम का उल्लंघन है। और बता दें कि रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति पर इस तरह का आरोप लगाया गया है और उधर राष्ट्रपति चुनाव के पूर्व देश में एक बार फिर से नस्लीय आंदोलन की सियासत तेज हो गई है। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया।